हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में बताया था और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से हमने आगे 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स कि HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि 306 और 657 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक वो 9 दिया हुआ है। तो LCM ऑफ 306 और 657 ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि 306 और 657 का HCF दिया हुआ है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारा जो ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा था। तो चलिए उसी फॉर्मूला पे, उसी रूल पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। तो HCF को हम लोग इधर ले आएंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, HCF यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा हमारा HCF इक्वल टू LCM। इसको हम पलट के लिख देंगे LCM इक्वल टू, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा ये 306 हमारा संख्या है और 657 है, और नीचे हमारा HCF जो है वो दिया हुआ है 9। तो हम इन दोनों को गुना करके इससे भाग दे देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो 3 से 6 और 657 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स इतना हो जाएगा। तो इसको फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करने पे हमारा हो जाएगा LCM इक्वल टू, इसको हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त होती है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह किससे विभाजित होगी। यहाँ मान लीजिए हमारा 10 है या फिर 20 है, तो किससे विभाजित होगी? या जैसे कि हमारा 10 है वो 2 से विभाजित होगी, 2 पंचे 10, 5 से विभाजित होगी, 5 9 10। तो वैसे यदि कोई संख्या मतलब लास्ट में अगर 0 है, जैसे 20 है, तो वो 2 से विभाजित होगी, 2 से, 4 से, 5 से विभाजित होगी। तो वैसे ही ये 10 जो है हमारा 2 और 5 से विभाजित होगी। तो वही कह रहा है इसमें, यदि कोई संख्या 0 पर विभाजित हो, 0 पर समाप्त हो, तो वो किससे विभाजित होगी? 2 और 5 से। तो वह 2, 5 या फिर खुद से 2, 5 या 10 से विभाजित होती है। तो चूँकि 10 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो ये 2 गुना 5 होगा,
तो यानी कि ये संख्या जो होगी हमारी, ये 6n जो भी हमारा होगा तो 2 और 5 से विभाजित होगा। तो अब हम 6n 6n जो है इसका अभाज्य खंड निकालेंगे। 6n का अभाज्य खंड हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 पर पावर n। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो अब देखिए 6n का जो गुणनखंड है, यहाँ हमारा क्या था, या तो ये 2 से होगी विभाजित या 5 से विभाजित होगी, लेकिन 6n में कहीं पे 5 आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो 6n है इसका गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, तो ये 6n जो होगा वो 5 से विभाजित होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n जो है 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः 6n के गुणनखंड में क्या क्या है, गुणनखंड में 2 है और 3 है, अर्थात इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो है नहीं, तो इसलिए 5 से विभाजित ये होगी नहीं। तो इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 6n जो है इसका जो गुणनखंड है उसमें 5 नहीं आ रहा है, और 5 आएगा तभी वो जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 0 पर, जैसे कि अपन यहाँ पर मतलब ये 6n का जो मान होगा, वैल्यू का मान 30 होगा, क्योंकि 30 के लास्ट में हमारा 0 है, तो 30 के मल्टीपल में यानी कि उसका ये गुणनखंड में 5 आएगा तो 30 5 से विभाजित हो सकता है। लेकिन यहाँ जो 6n का जो वैल्यू है, यानी कि 6 का जो हम फैक्टर किए तो उसमें 2 गुना 3 आ रहा है, 5 तो कहीं आ नहीं रहा, 5 से विभाजित होगा नहीं। और हम जानते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 5 से विभाजित होता है, और यहाँ पे ये 5 से विभाजित नहीं है, अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 5 से विभाजित नहीं है, अतः वे संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है कि व्याख्या कीजिए कि हमारा ये जो है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और ये 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है और क्यों है। तो चलिए हम देखते हैं क्यों है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या जो होती है, आपको पहले बता चुके हैं कि, और आप जानते भी होंगे कि कोई भाज्य संख्या जो होती है उनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। जैसे कि देखिए कोई भाज्य संख्या जैसे हमारा 20 है, तो 20 में हमारा 2 से भाग लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। लेकिन अभाज्य संख्या जो होती है जैसे कि हमारा 23 हुआ या फिर
27 हुआ। इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, सिर्फ एक से लगती है और खुद से लगती है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के दो या 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या हमारा क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें से देखिए हमारा ये तीनों मल्टीपल में गुना में और ये हमारा प्लस में है, तो दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 में कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? था 7 गुना 11 बचेगा, प्लस इधर हमने 13 कॉमन ले लिया तो हमारा सिर्फ 1 बचा। तो 13, ये हमारा 11 गुना 7 क्या हो गया? 77 हो गया, प्लस 1 13 और ये हमारा 77 और 1 हमारा हो गया 78। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 13 गुना 6 तिरछक 78 होता है हमारा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं 13 गुना 6। ये हमारा, और अगर इसमें हम 1 से गुना करते हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुना करें या ना करें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए देखिए यह संख्या जो है, ये संख्या जो है हमारा, इसका भाजक कितना है? एक हमारा 13 हो गया, एक 6 हो गया और एक 1 हो गया, यानी 2 से अधिक भाजक है। अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। हम सेकेंड ये इसमें देखेंगे, ये हमारा क्या दिया हुआ है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, इधर हमारा 5 है, इसमें से हमारा 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन लिए तो क्या बचा? 7 गुना 6, 5 तो कॉमन आ गया, तो गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इधर हमारा बच गया 1। हम देखो हमारा 5 हुआ और हम 7 6 4 3 2 और 1 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1008 प्लस 1। गुना करके देख लीजिएगा तो हमारा हो गया 5 और ये हमारा 8 1, ये 9 हो गया, 1009 हो गया हमारा 5 गुना 1009। और अगर हम इसमें 1 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसके भी, इस संख्या के भी कितने गुणनखंड हुए? 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए। मतलब इसके जो भाजक हैं, इस पूरी संख्या का भाजक ये 3 भाजक है। 3 संख्या उसमें भाग लग सकता है। तो अतः इस संख्या के भी 2 या 2 से अधिक भाजक हैं। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा फ्रेंड्स कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कह रहा है कि कोई हमारा एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक रास्ता है जो कि वृत्ताकार है, यानी कि गोल है, वृत्त के आकार का है। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो
इसमें दिया है कि क्या दिया है कि सोनिया जो है हमारा, सोनिया वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है और रवि जो है वो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो उन दोनों को मतलब ये कह रहा है अपन को, उन दोनों मतलब दोनों एक ही जगह से और एक ही समय पे अगर दौड़ना स्टार्ट करें तो वो प्रारंभिक स्थान पे यानी कि जहाँ से दौड़ना शुरू किए थे तो वहाँ पर दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो यानी कि ये 18 और 12 इनका एलसीएम लेंगे लघुत्तम समावर्तक, तो वो जो हमारा आंसर आएगा यानी कि एलसीएम जो आएगा वही हमारा समय होगा। तो उन दोनों के पुनः मिलने का समय, उन दोनों के पुनः मिलने का समय जो होगा वो 18 और 12 का एलसीएम होगा। ठीक, 18 और 12 का एलसीएम जो आएगा वही उन दोनों के पुनः मिलने का समय होगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं हम, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का। तो 18 का पहले हम फैक्टरेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 12 का हो जाएगा 2 तिया 6, सॉरी 2 दूना 4 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए हमारे में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम ऑफ 18 12 ये हमारा हो जाएगा, 2 कॉमन है तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी 1 2 हमारा बच गया, फिर 3 हमारा 1 कॉमन है और 1 3 बच गया, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि वो दोनों आपस जो मिलेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद न मिलेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का आखिरी सवाल था। तो चलिए वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।